गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम शाम एक किसान इस पद्य पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, पिछले कक्षा में हम पद्य का संदेश क्या है, पद्य में आए हुए नए शब्द और साथ में पद्य में पहला पद का भावार्थ भी हम चर्चा किए थे। ठीक है, मतलब लिखने के लिए आपको मैं सुनाया था। ठीक है, चर्चा नहीं हुआ था। तो आज हम इस कक्षा में तो पहला पद्य का भावार्थ क्या है, अब क्या कल आप सुने हैं, तो उस भावार्थ आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। साथ और दूसरा पद में लेखक जी सॉरी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें क्या कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो पद्य का सार यह है कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को शाम एक किसान, मतलब शाम के समय में तो बैठा हुआ एक किसान पहाड़ जैसा, ठीक है, पहाड़ जैसा लग रहा है। मतलब शाम के समय में तो इस वातावरण या यह पर्यावरण जिस तरह खूबसूरत रहता है उसके बारे में उन्होंने चर्चा करते हैं। ठीक है, मतलब पहाड़ एक किसान की तरह दिख रहा है। ठीक है, और आकाश किसान के सिर पर क्या वो पगड़ी रहता है, पगड़ी मतलब पेटा, ठीक है, रुमाल से बांधा हुआ तो पगड़ी रहता है। पहाड़ तो मतलब पूर्व दिशा में सूर्योदय होकर पश्चिम दिशा में शाम के समय वो जब डूबने का समय रहता है तो उस समय वह पर्यावरण, यह पर्यावरण बहुत खूबसूरत रहता है, खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो उसकी वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तो शाम के समय में क्या वह हमें पहाड़ दिख रहा है, वह पहाड़ हमें एक किसान की तरह लग रही है। ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕವಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈತ ಕುಳಿತಿರುವ ತರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತನ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಟ, पगड़ी पेटा तरह कानस्ता है बच्चों। तो जिस तरह लेखक जी वर्णन कर रहे हैं उसका चित्र आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो पहाड़ क्या है, पहाड़ लेखक जी को किसान की तरह दिख रहा है, उसका चित्र भी लेखक जी कवि इधर दिए हैं उधर, जिस तरह मन में भावनाएं उठ रहे हैं। ठीक है, तो उसका चित्र भी उन्होंने इधर दिए हैं। ठीक है, वह पहाड़ किसान जैसा लग रहा है और सिर पर जो आकाश है वह आकाश किसान की पगड़ी जैसा दिख रहा है। साथ में तो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रहे हैं वह नदी किसान के घुटनों पर रखी चादर जैसा लग रहा है। समझ में आ रहे ना, चादर ओढ़ने की एक चीज, चादर मनी वाला तो ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ। वो तो क्या हो रहा है, पहाड़ के पीछे जो नदियां बह रही है वो नदियां किसान के घुटनों पर रखी चादर जैसा लग रहा है, कभी यही कहता है। ठीक है, देखो इधर उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। ठीक है, और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प, पलाश मतलब ये तो क्या है, एक जाति का वृक्ष है, पेड़, उस पेड़ में खिले लाल पुष्प मतलब सुमन फूल, उस पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಪಲಾಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಕೆಂಪು ಹೂವು ಲೇಖಕರ ಅಥವಾ ಕವಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾವೋ अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रही है। ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರ
ಒಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಒಲೆ ಉರಿಸೋದು, ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಒಲೆ ಉರಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾ, ಆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो पलाश पेड़ में खिले वह लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं. ठीक है. पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी बेड़ों की तरह प्रतीत हो रही है. जब सूरज पश्चिम दिशा में डूबने का समय होता है, उस समय पूर्व दिशा में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है. ठीक है. वह अंधेरा लेखक जी को ऐसा दिख रहा है कि क्या कहते हैं उन्होंने, बेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है. ಬೇಡ್ ಬಕ್ರಿ, ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಕತ್ತಲು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕುರಿಗಳ ತರಹ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಡು ಕುರಿಗಳ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಕುರಿಗಾಹಿಯ ತರಹ, ಹೀಗೆ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾ, ಕುರಿಗಾಯಿಯ ತರಹ भावना व्यक्तपडिस्ता है. तो वह क्या कर रहा है, तो जब सूरज डूबने का समय है, उस समय अपने भेड़ बकरियों के साथ अपने घर जाने का वक्त है. तो उस समय क्या हो रहा है, वह पहाड़ क्या है, वो किसान की तरह दिख रहे हैं, और सिर पर क्या आकाश है, वह उस किसान के सिर पर पगड़ी जैसा दिख रहा है. समझ में रहे ना. और पहाड़ के नीचे क्या वह नदी बह रहे हैं, वो नदियां किसान के घुटनों पर रखी एक चादर जैसा लग रहा है. और पलाश पेड़ों में खिले वह लाल पुष्प अंगीठी के अंगार की तरह दिख रहे हैं. समझ में रहे ना. और पूर्व दिशा में छाया हुआ वह अंधेरा बेड़ों की तरह लग रही है. समझ में रहे ना. भेड़ बकरियों की तरह लग रही है. इस तरह कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या करते हैं, तो पहला पद में सूरज डूबने के वक्त जब होता है, तो उस समय यह वातावरण जिस तरह खूबसूरत लगता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है. देख लो बच्चों, किताब में आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ है. आकाश का साफा बांधकर मतलब आकाश को एक पगड़ी के रूप में सिर पर बांधकर सूरज की चिलमा खींचता बैठा है पहाड़. घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही दहक रही है. ठीक है. देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, घुटनों पर रखी पड़ी है नदी चादर सी, मतलब घुटनों पर पहाड़ के नीचे क्या हुआ, नदी बहते हैं, नदियां बहते हैं. वे नदियां किसान के घुटनों पर रखी चादर जैसे लग रही है. पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा. मतलब गले सा मतलब समूह के समान. मतलब जब सूरज डूबने का समय होता है, उस समय तो पूर्व दिशा में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है. वह अंधेरा वो भेड़ों की समूह की तरह दिख रहा है. भेड़ बकरियों की समूह तो ग्रुप की तरह दिख रहा है. इस तरह कवि तो पहले पद में क्या करते हैं, तो मतलब सूरज डूबने का समय होता है, उस समय यह वातावरण जिस तरह रहता है, और कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को वह समय जिस तरह लग रहा है, तो उस समय में या उस समय कवि को जिस तरह दिख रहा है, वह उन्होंने क्या करते हैं, अपने मन में जो भावनाएं उभर रहे हैं, तो उसे हमारे साथ उन्होंने चर्चा किए है. आइए बच्चे देखेंगे दूसरा पद में कवि क्या कहना चाहते हैं. अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया. तो पद के मतलब उस पद के नए शब्द आप लिख लिए हैं बच्चों. तो भावार्थ क्या है, तो मैं इधर पढ़ता हूं, आप पहला एक बार सुनिए. ठीक है. तो सुनकर अब आपका क्या वो फेसबुक उसमें लिखना पड़ता है, इसलिए ठीक तरह से सुनो. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में
शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ चाही शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो। सुनते हो, फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो क्या है बच्चों, दूसरा पद का भावार्थ है। तो इस पद का मतलब दूसरा पद में क्या होता है, उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, देखो। सर्वेश्वर दयाला सक्सेना जी तो यह दूसरा पद में यह कहना चाहते हैं कि शाम के मनोहर सन्नाट, सन्नाट मतलब शांत बोलते ना, वही सन्नाट के भंग होने का वर्णन किया है। मतलब सूरज डूबने का क्या वह वक्त रहता है या समय रहता है, तो उस समय में पूरा वातावरण निशब्द रहता है, जरा भी आवाज नहीं रहता। ठीक है, तो पूरा वातावरण सन्नाटा रहता है। उस सन्नाट को भंग करने का, ठीक है, देखो इधर भंग होने का वर्णन किया है। समझ में आ रहे ना, मतलब पूरा निशब्द के समय में कोई एक आवाज किए तो उधर क्या होता है, वो निशब्द का भंग हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, उसका वर्णन किया है उन्होंने। जिस तरह देखो इधर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है, चारों तरफ चाही शांति के बीच, तो पूरा वातावरण चारों तरफ शांति से, ठीक है, मतलब वातावरण के चारों ओर शांति फैल गई है। समझ में रहे ना, उसी के बीच में अचानक एक मोर बोल पड़ता है। समझ में रहे ना, मोर, पिकॉक, ठीक है, अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो। वह मोर बोलने से ऐसा लगता है कि कोई पुकार रहे हो। ನವಿಲು ಕೂಗುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಿಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಕೂಗ್ತದ, ನವಿಲು ಒದರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿಬಿಡೋದ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ವಾತಾವರಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಶಬ್ದ ವಾತಾವರಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो मोर बोलने का हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें पुकार रहे हो, सुनते हो, ठीक है, फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। तो उस समय जब मोर बोलता है पूरा वातावरण क्या होता है, बदल जाता है। तो पहला पूरा निशब्द सा लग रहा है, जब मोर बोलने लगा उस समय वह पूरा वातावरण क्या हुआ, बदल गया। जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। ठीक है, तो ऐसा एक वातावरण में बीच में जब मोर बोलने लगा उस समय पूरा उसका क्या हुआ, उस वातावरण का भंग हो गया। वह जिस तरह होता है उसके बारे में उन्होंने क्या किए, उधर कुछ उदाहरण भी लिए हैं। ठीक है, आप सुने हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। मतलब दूसरा पद में कवि क्या कहना चाहते हैं, मतलब दूसरा पद का भावार्थ फिर और एक बार हम चर्चा करें। ठीक है, और एक मतलब नेक्स्ट अगले कक्षा में हम फिर और एक बार दूसरा पद में कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उस पद का भावार्थ क्या है, तो आप आज क्या सुने हैं उसे आप लिखो। और अगले कक्षा में हम दूसरा पद का क्या भावार्थ है उसे पढ़ते ही और उसका अर्थ आपको समझाते ही मैं क्या करेंगे, हम और एक बार दूसरा पद का भावार्थ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस पद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो शाम का क्या वह समय रहता है
उस समय का उन्होंने बहुत खूबसूरत वर्णन किया। मतलब वह समय कवि को बहुत अच्छी तरह से लगता है, बहुत सुंदर लगता है, वह बहुत पसंद होता है, इसलिए कवि से बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे बच्चों, इस पद्य को हम समाप्त करेंगे, मतलब एक ही पद बाकी है। ठीक है, पद मतलब प्यारा, उस पद का भावार्थ क्या है तो अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।